दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। उसके खास, विशेष, अच्छा इंसान बनाने वाला, मानवता का पाठ पढ़ाने वाला, बच्चों को, युवाओं को, बुजुर्गों को अच्छे संस्कार देने वाला, अच्छी दिशा देने वाला, अच्छे गुण देने वाला कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए दिलचस्प, रुचिकर विषय लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होते हैं और वह हर विषय हमें कुछ न कुछ शिक्षा देता है, हमारे जीवन को बदलता है, हमारे में बदलाव लाता है। उसी क्रम में आज का जो हमारा विषय है वह देश प्रेम से जुड़ा हुआ है और वह विषय है देश रक्षा का वास्तविक प्रहरी कौन। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम भारतवर्ष में जी रहे हैं। भारत हमारा देश है, हम आर्यों की संतान हैं। यहाँ की 125 करोड़ की आबादी है। 125 करोड़ की आबादी अमन चैन से जीती है। वो रात्रि के अंदर बड़ी शांति के साथ के अंदर नींद लेती है। और भारतवर्ष में कहा जाता है कि 365 दिन उत्सव मनाए जाते हैं। क्यों? कि यहाँ पर इतनी संस्कृतियाँ हैं, यहाँ पर इतने धर्म हैं, यहाँ पर इतनी जातियाँ हैं, यहाँ पर इतनी आइडियोलॉजीज है और यहाँ पर इतना विचारधारा है। इसका चिंतन, इसका कारण ये है, हम आर्यों की संतान हैं और हमारे प्रारंभ से देखें, हजारों हजारों सालों से पहले कितनी कितनी जातियाँ हिंदुस्तान के अंदर आई। शक आए, हूण आए, खिलजी आए, मुगल आए और डच आए, पुर्तगाली आए, अंग्रेज लोग आए और कितने कितने लोग आए। लेकिन वो सारी की सारी संस्कृतियाँ, सारे के सारे लोग आज भी हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है। क्रिश्चियन मौजूद है, इस्लाम मौजूद है, जो और दूसरा जो जुरुस्तस को मानने वाले वो हमारे यहाँ मौजूद है। सब तरह के लोग हिंदुस्तान में मौजूद है। क्यों? भारत एक उदार देश है। भारत ऐसा उदार है कि वो किसी को डैमेज नहीं करता, किसी की बुराई नहीं करता, इसलिए लोग यहाँ रहना पसंद करते हैं। यहाँ के लोग मिलनसार हैं, यहाँ के लोग अहिंसा में विश्वास करते हैं, प्रेम में विश्वास करते हैं, भाईचारे में विश्वास करते हैं और सर्वधर्म समभाव है। यहाँ पर हर एक का सम्मान करते हैं, मानव का सम्मान करते हैं, प्राणी का सम्मान करते हैं और हमारी नेचर का प्रणाम जो है सम्मान करते हैं। नेचर के बारे में तो हमारे पुराने पुराने ग्रंथों में ये आता है कि पहले इतना विज्ञान नहीं था और ऐसा माना जाता था कि ये 5 तत्व है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, जिससे कि ये कॉस्मोस बना है, जिससे कि ये नेचर बनती है और ये नेचर पंचभूतात्मक है। ये पंचभूत से ही जो है हम जन्म लेते हैं, हमारा पालन पोषण होता है और इसी में हम विलीन होते हैं। इन पंचभूतों की किसी न किसी रूप के अंदर पूजा की जाती थी। वायु देवता की पूजा होती थी, जल देवता की पूजा होती थी, अग्नि देवता की पूजा होती थी। हर तत्व का जो है एक न एक देव माना जाता था और उसके साथ साथ के अंदर हम नदियों की पूजा करते थे, हम जो है चट्टानों की पूजा करते थे और हर पत्थर की पूजा होती थी। क्योंकि ये हमारा सकारात्मक भाव है। हम हर एक को सम्मान देना चाहते हैं, सम्मान देना जानते हैं, हमारे में असम्मान की भावना नहीं है। इस कारण से हमारा देश जो है, ये कहा जाता है कि भारत देश महान, इसीलिए इसको महान कहा जाता है। और ये यूनिटी अमॉन्ग द डाइवर्सिटीज कहा जाता है। ये एक रंगीला देश है। बहुत से रंग होते हुए भी जब तिरंगे की बात आती है, हिंदुस्तान एक रंग में रंग जाता है। एक रंग में रंगने का अर्थ ये है कि विपत्ति के समय, किसी के ऊपर कष्ट आने के समय में हम सब एक होकर के उस कष्ट का निवारण करने की सोचते हैं। वहाँ हम ये नहीं सोचते हैं कि हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, कि सिख है, ईसाई है, कौन सी पार्टी का है, किस धर्म का है, किस भाषा का, वो हम नहीं सोचते। वो हम किस तरीके से हमारी समस्या है उसका समाधान हो, फिर बाद के अंदर कोई दूसरी बात सोची जाती है। तो देखिए, ऐसी सरहद के अंदर हम रहते हैं, शांति से रहते हैं, प्रेम से रहते हैं। 365 दिन उत्सव मना करके हम एक दूसरे के उत्सव के अंदर शामिल होते हैं और शुभ कामना देते हैं, आदान प्रदान करते हैं, आमोद प्रमोद करते हैं, मेले लगाते हैं,
खुशियाँ मनाते हैं, शॉपिंग करते हैं, अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं और बड़ी आनंद की अनुभूति करते हैं। इन सब चीज़ों के अंदर मेले जो होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं, प्रेम की जागृति करते हैं, भाईचारा बढ़ाते हैं। और मेले में हम घूम के आते हैं। और जब हम बचपन में थे और मेले में अपने पेरेंट्स का अंगुली पकड़ करके मेले में घूम के आते थे, बहुत सी चीज़ें खा के आते थे, बहुत सी चीज़ें खरीद के आते थे, तो हमको कितनी प्रसन्नता होती थी। ये प्रसन्नता क्यों है कि हमारा भारत देश सुरक्षित है। और इस सुरक्षा, प्रश्न ये, इसको सुरक्षित कौन रखता है। जैसे कि एक परिवार है 10 सदस्यों का, उस परिवार का जो हेड है, जो मुखिया है, उसके ऊपर कई तरह के दबाव आते हैं, कई तरह की आर्थिक संकट आते हैं, कई तरह की समस्याएं आती है, लेकिन वह शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। वो शॉक परिवार के दूसरे सदस्यों तक नहीं पहुंचाता है, खुद ही एब्जॉर्ब कर लेता है। इसीलिए वरिष्ठ नागरिक कहलाता है, वो वडील कहलाता है, वो सम्मानीय व्यक्ति कहलाता है और घर का मुखिया कहलाता है। तो इतने बड़े देश में इस सरहदों के अंदर हम सुरक्षित रहते हैं। तो हमारे सामने आज का विषय आया है कि इस देश की रक्षा करने वाला वास्तविक प्रहरी कौन है। भाई और बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी सरहदों को चारों तरफ हमारे दुश्मन हैं। हिंदुस्तान इस तरीके से घिरा हुआ है, एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चीन है, एक तरफ अफ़गानिस्तान है और दूसरे कितने कितने कंट्रीज़ है। और आजकल शक्तिशाली बढ़ने के लिए हर कंट्री जो है ये कोशिश कर जाता है उसकी सरहद को मैं हड़प लूँ। साम्राज्यवाद चल रहा है, लेकिन वो प्रभावित नहीं होने देते। वो कौन सा प्रहरी है? वो प्रहरी सैनिक प्रहरी है। हमारे यहाँ 2 तरह के सैनिक है। एक तो सैनिक भारत का जो नक्शा पर देखें, उन सारी सरहदों के ऊपर जो है हमारे सैनिक लोग विराजमान हैं। अलग अलग बटालियन, अलग अलग टुकड़ियाँ, अलग अलग रेजिमेंट्स वगैरह है। जल की अलग है, नभ की अलग है, थल की अलग है, सब विराजमान हैं। और बीएसएफ अलग है। वो सब, उन सब का एक ही उद्देश्य है कि सीमाओं को सुरक्षित करो। सीमा पे कोई बाहरी आकर करके आक्रमण नहीं कर दे, घेराबंदी नहीं कर दे, और होती है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात, भारत के अंदर एक विशेषता बात ये हमारे संविधान की है कि नभ, जल और दूसरा जो है वो थल, तीनों की जो हमारे रेजिमेंट्स है, उसका सबका मालिक कहिए, उसका सबका अफसर है, वो राष्ट्रपति होता है, उसके अधीन है। पाकिस्तान की तरह नहीं है कि सेना स्वतंत्र है। तो सेना स्वतंत्र होने से क्या होता है, वो कभी प्रधानमंत्री की हत्या कर देते हैं, कभी प्रधानमंत्री का तख्ता उलट देते हैं, कभी किसी के हाथ में डाल दे, दूसरे को बिठा देते हैं। यानी वहाँ सेना का वर्चस्व है। तो सेना का जहाँ वर्चस्व होता है वहाँ लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वहाँ लोकतंत्र कैसे पहुँचता है, वहाँ तो सैनिक लोग हैं, अपने प्रभाव से, अपने ईगो से और अपनी ताकत के बल पर चलता है। सेना का काम सब ताकत के बल पर चलता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ एक राष्ट्रपति का जो शासन है इन तीनों सेनाओं के ऊपर, और वो जो है प्रधानमंत्री को देते हैं। फिर उसके बाद में रक्षा मंत्रालय या जैसे जैसे मंत्रालय, उनको ऑटोमेटिकली जो है वो आदेश चला जाता है और तुरंत जो है वो सीज़ फायर हो जाती है, या उसके अंदर देरी नहीं की जाती है। सरहद की सुरक्षा की बात आती है, तारबंदी की बात आती है, और कहीं पर थोड़ी बहुत भी घटना होती है तुरंत सजगता हो जाती है। भनक पड़ते ही जो है हमारी सरकार जागरूक हो जाती है, अलर्ट हो जाती है, और सीमा के ऊपर हमारा सच्चा सजग प्रहरी है वो सैनिक है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमारा कोई भी राष्ट्र का बड़ा त्यौहार होता है, राष्ट्र का बड़ा दिन होता है, 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो, राष्ट्राध्यक्ष हो या प्रधानमंत्री हो, शहीद स्मारक पर पहले जाएगा। क्योंकि हम सुरक्षित किसके पीछे हैं? हम सुरक्षित उन शहीदों के पीछे हैं, सैनिकों के पीछे हैं। वो सजग प्रहरी है, वो हमको, हम तो यहाँ पर होली मनाते हैं,
हम यहाँ पर दीपावली मनाते हैं, हम रक्षाबंधन मनाते हैं और न मालूम कितने कितने त्योहार मनाते हैं, लेकिन वो वहाँ पर सरहद पर खड़े खड़े होलियाँ खेलते हैं, खून की होलियाँ खेलते हैं, वो बंदूकों की होलियाँ खेलते हैं। वह जो है वो कितना बड़ा बलिदान करते हैं और उस जो है वो मुठभेड़ के अंदर हमारे बहुत से जो है सैनिक भाई मारे जाते हैं, कप्तान मारे जाते हैं, तो उनको हम शहीद की संज्ञा देते हैं और उनका राष्ट्रीय सम्मान के साथ में अंत्येष्टि की जाती है। उनके परिवार की भरण पोषण के लिए सरकार संवेदनशील होती है, पूरी सहायता पहुंचाती है और ऐसे ऐसे वो लोगों को जो है वो हमारा मुख्य दिवस होता है राष्ट्र का, उसके अंदर उनको सम्मानित किया जाता है, मरणोपरांत चक्र, अशोक चक्र वगैरह इत्यादि दिए जाते हैं। तो भाई और बहनों, दर्शक श्रोतागण, आज का हमारा विषय है कि राष्ट्रीय जो हमारी सरहदें का सजग प्रहरी है कौन? सैनिक है। हमारे जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद के अंदर जो है हमारे जो दूसरे प्रधानमंत्री आए तो उन्होंने नारा दिया, जय जवान जय किसान। उन्होंने कहा, दो बातें बताई कि हमारे सरहदों की रक्षा करने वाला जो है वह व्यक्ति सैनिक है, इसलिए उसकी जय हो, और जय किसान। अन्नदाता कौन है? सबका पेट भरने वाला कौन है? वह किसान है। इसीलिए नारा दिया गया, जय जवान जय किसान। वो नारा आज भी प्रसिद्ध है और दोनों वंदनीय है, स्तुत्य है और उनका जीवन अनुकरणीय है। भाई और बहनों, जो लोग सरहदों पर काम करते हैं वो वास्तव के अंदर बहुत बड़ा ब्रेवरी का काम करते हैं, बहुत बड़ा जो कहना चाहिए वो लोग हिम्मत का काम करते हैं। सेना में जाना चाहे जल की हो, चाहे नभ की हो, चाहे थल की हो, कोई भी, चाहे BSF या कोई भी बटालियन हो, उसमें भर्ती होना अपनी जान को हथेली पर खेलना होता है और जो वीर पुरुष होते हैं, योद्धा होते हैं, वही जा सकते हैं। इसलिए हमारे को सबसे ज़्यादा सुरक्षा देने वाले जो है सजग प्रहरी है वो हमारे सैनिक है, उनका सम्मान किया जाना चाहिए। सम्मान हम कर रहे हैं, सबसे अधिक सम्मान उनको दिया जाता है, सरकार भी देती है और उसके साथ साथ में हमारा समाज भी देता है। हमारा समाज भी ऐसे सजग प्रहरियों को पूरा सम्मान देता है। हमारे अब आंतरिक व्यवस्था की बात करें, आंतरिक कलह हो जाती है, जहाँ जो है कोई तरह का जो सांप्रदायिकता हो जाती है, कोई मुठभेड़ हो जाती है, देश के अंदर जो है हमारे किसी तरह का जो है वो छोटा लड़ाई झगड़ा फिसाद हो जाता है और उसके बाद में कर्फ्यू लग जाता है, आंसू गैस छूट जाती है। ऐसे से हमारी पुलिस तैयार रहती है, कमांडो तैयार रहती है और सरकार का आदेश होता है, और जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्थिति बिगड़ जाती है तो सरकार वहाँ सेना तक भेजती है, क्योंकि सुरक्षा होनी चाहिए। हमारी सरकार का जो सबसे पहला जो है वो लॉ एंड ऑर्डर रहना चाहिए। हमारा भारत का हर नागरिक सुरक्षित और आनंदित रहना चाहिए। कितनी बड़ी बात है हिंदुस्तान की कि हिंदुस्तान में हम जीते हैं बड़े आनंद के साथ, बड़े सुकून के साथ जीते हैं और रात के अंदर गहरी खर्राटे के साथ नींद लेते हैं। हमको कोई तरह का जो है वो भय नहीं है, डर नहीं है। हम रात्रि में 24 घंटे पूरे हिंदुस्तान में ट्रेन में फ्लाइट में जो है सफ़र करते हैं, हमको कोई भय नहीं है। हमारी महिलाएं दिन हो रात हो पुरुषों की तरह अकेली घूमती है, वहाँ पे कोई तकलीफ नहीं है। ये सारी सुरक्षा की वजह से हम इतना जो है अभय क्यों हैं, फियरलेस क्यों हैं कि हमारा सुरक्षा जो है प्रबंध बहुत सुंदर है। और ये जो हमारे फ्रंट्स हैं, हमारे भारतवर्ष के जो सुरक्षा की जो सीमाएं हैं, इन सीमाओं को सुरक्षित करने वाला सबके बड़ा सैनिक है। इसलिए ऐसे सैनिकों को, शहीदों को हमें नतमस्तक होना चाहिए और समय आने पर उसके दिन के ऊपर श्रद्धांजलि दी जानी चाहिए। हर गांव के अंदर प्राय जो है वो सैनिक की जो है कहना चाहिए समाधि बन जाती है, उसका स्टैचू बन जाता है। तो उसका जब डे आता है तो हमें उसे सम्मान देना चाहिए। उससे क्या होगा कि गांव के अंदर एक जागृति आएगी कि देखो इसने ऐसा जो है
कार्य किया, शौर्य का, वीर्य का काम किया, तो इस कारण से उसको सब लोग जो है उसके जाने के बाद भी सम्मानित करते हैं, उसको सम्मान देते हैं, लोगों में भावना आती है, लोगों के अंदर देशभक्ति बढ़ती है, शौर्य वीरता की भावना बढ़ती है, और उसी से प्रेरित होकर के लोग सेना में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं, नभ सेना में जाते हैं, थल सेना में जाते हैं, और वो जो है वायु सेना के अंदर जाते हैं। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आज इस सिनेरियो से जो है सभी पूरे भारत के हर नागरिक को जो है ये बात बताना चाहता हूँ, सलाह देना चाहता हूँ, प्रेरणा देना चाहता हूँ कि हमारे जितने सरहदों को जो है सुरक्षित रखने वाले हमारे जितने जवान भाई हैं, उनके प्रति हमारे दिल के अंदर बहुत बड़ा सम्मान का भाव आना चाहिए, और उनको सहायता की आवश्यकता हो तो हमें पहुंचानी चाहिए। और ज़्यादातर लोग जो है गांवों से जाते हैं, जो हमारे सैनिक दल है वो ज़्यादातर गाँव में जाते हैं, और गांव के लोगों को सब पता रहता है कि किस किस का बेटा जो है वह सैनिक है, वो किसी सेना के अंदर भर्ती है, पुलिस में भर्ती है। तो हमें जाकर के ऐसे परिवारों की खोज खबर लेनी चाहिए। गाँवों के अंदर क्या होता है, किसी का 1 या 2 बेटा होता है, वही चला जाता है, कईयों की बेवा पीछे होती है, किसी की माँ होती है, तो वो जाकर के हमें उसकी सार संभाल करनी चाहिए। उनको जो है गांव के अंदर रिक्तता महसूस नहीं होनी चाहिए किसी माँ को कि उसका बेटा जो है शहीद हो गया। तो गांव के सरपंच को, गांव के पंच को, वार्ड पंच को, और गांव के जो विशिष्ट व्यक्तियों को समय पर जाकर के और अपने उसके बेटे की, उसके पति की ये शौर्य वीरता की बातें बतानी चाहिए। उससे क्या होगा कि हमारा जो सैनिक, जो सजग प्रहरी है, उसके प्रति जो हमारा सम्मान का भाव बढ़ेगा। और भारत के अंदर 60,000 गांव हैं, और भारत की जो जनसंख्या है गांवों में बसती है। गांव जो है भारत की आत्मा है। 80% गांवों में लोग बसते हैं। और आज की बात अलग है कि मेट्रोपॉलिटन सिटी बन गई है, और रोजगार के लिए हमारे गांव के जो है युवक लोग जो है रोजगार के लिए विस्थापन कर रहे हैं। तो उससे बड़ी समस्या हो रही है कि गांव जो उजड़ रहे हैं, गांव जो बेघर हो रहे हैं, और हमारे शहरों के अंदर इतनी ज़्यादा भीड़ बढ़ गई है कि भोजन की समस्या, पानी की समस्या, रोजगार की समस्या जिसके लिए लोग आते हैं, और ख़ास सबसे बड़ी पोल्यूशन की समस्या। दिल्ली में चले जाइए, इतनी घुटन है कि हम शुद्ध वायु तक नहीं ले सकते। दिल्ली में चले जाइए, होटलों में इतनी भीड़ है कि पैसा हमारे पास है, खाने को भोजन नहीं मिल रहा है। और गर्मी के दिनों के अंदर पैसा हमारे पास है, एक बोतल के 20 रुपए की जगह 30 देने को तैयार है, लेकिन मिलती नहीं, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। सरकार को भी सोचना है। पुराने ज़माने के अंदर क्या था कि हमारे महात्मा गांधी ने कुटीर उद्योग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और ऐसी ऐसी चीज़ें गांवों के अंदर दी थी कि लोग गांव छोड़ना पसंद नहीं करते थे। और हमारे यहाँ कहावत है, घर की आधी रोटी बाहर की एक रोटी से बढ़कर होती है। क्योंकि गांव में हम रहते हैं, प्रकृति के करीब रहते हैं, हमारे परिवार के साथ रहते हैं, हम खेत में रहते हैं, खेत में हमें पीने को शुद्ध पानी मिलता है, और हमें सब्जियां मिल जाती है, और खेत के अंदर से जो भी प्रोडक्ट तैयार हो जाते हैं हमारे खाने को काम आ जाते हैं। और कई कई घरों में, गाँव में मैंने एक ऐसा सुंदर सिस्टम देखा है कि किराने के व्यापारी होते हैं गांव के अंदर, वो सब तरह के आइटम जो कि रोज़मर्रा के चाहिए सब तरह के रखते हैं, और ऊपर उनका जो है रेजिडेंस होता है। देखिए कितना आराम है। रेजिडेंस को ऊपर किसी भी छोटी बड़ी मिर्च मसाले से लगा के कोई भी चीज़ खाने की आवश्यकता होती है, वो नीचे से ऊपर चली जाती है, और पता तक नहीं होता है कि बहुत बड़ा राशन पानी, घी है, तेल है, वो राशन पानी नीचे से ऊपर जाने में हज़ारों रुपयों की बचत ऑटोमेटिकली हो जाती है, और उस परिवार को मालूम ही नहीं पड़ता है कि हमारे भरण पोषण के लिए पैसे की आवश्यकता है। ये गाँवों की व्यवस्था थी। और गांव सुरक्षित है तो देश सुरक्षित है, और सरकार इसके बारे में नहीं सोची जाएगी तो ये हमारा
जो आज मेट्रोपॉलिटन सिटी का जो जो हमारी लाइफ स्टाइल है वो नारकीय जीवन होती जा रही है, वो नरक के समान होती जा रही है। और हमें इसके बारे में सोचना चाहिए, लोगों को भी सोचना चाहिए, ख़ास तौर से सरकार को भी सोचना चाहिए। और हमारे पैतृक हमारे जो ट्रेडिशनल सोर्सेज है, ट्रेडिशनल बिजनेस है, उनको डेवलप करना चाहिए। जैसे खेती वाला खेती करे, मोची है मोची का काम करे, और उसके बाद के अंदर जो है कपड़ा बुनने वाला कपड़ा बुनने का काम करे, और जो ट्रेडर है वो बेचने का काम करे। तो उस तरीके से हमारे फिर से जो गांव जो है स्थापित हो जाएंगे। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति कृतज्ञता, आपके प्रति साधुवाद। कार्यक्रम के बाद लोगों में परिवर्तन आ रहा है, लोग देख रहे हैं, लोग बदल रहे हैं, लोग शिक्षा ले रहे हैं। तो आपका जीवन मंगलमय हो, आनंदमय हो। आपके प्रति शुभकामना, मंगलमय।